हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जॉन कीट्स की, जो सेकंड जनरेशन रोमांटिक टाइप पीरियड में सेकंड जनरेशन के पोइट हैं। जॉन कीट्स, इनका बर्थ हुआ था 1795 में, इनकी डेथ हुई थी 1821 में। वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट ऑफ द सेकंड जनरेशन अलॉन्ग साइड लॉर्ड बायरन एंड पी बी शेली। सेकंड जनरेशन में कौन कौन से दो और पोइट हैं? लॉर्ड बायरन है और पी बी शेली हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज ओड्स। इनके ओड्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं। इन्होंने 6 ओड्स लिखी हैं। ओड्स जो ग्रेशियन अर्न है और ओड टू नाइटिंगेल, ये ज़्यादा फेमस है उनमें से। और एक उन्होंने लॉन्ग पोएम लिखी है एंडीमियन। हिज यूजेज ऑफ सेंसुअल इमेजरी एंड स्टेटमेंट सच एज ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। ये जो लाइन है इनकी, ये ग्रेशियन आर्ट से आई गई है और मेड हिम अ प्रिकर्सर ऑफ एस्थेटिसिज्म। तो इसी लाइन ने इनको एस्थेटिसिज्म का प्रिकर्सर बनाया है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड वर्क्स हैं। स्लीप एंड पोइट्री 1816 में आया था। ओल्ड ऑन ग्रेशियन अर्न 1819 में। ओल्ड टू ए नाइटिंगेल 1819 में। हाइपीरियन, एंडीमियन, ये 1818 और 19 में आए थे। थोड़ा सी इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं। इनके फादर जो थे वो अस्तबल, जो स्टेबल होता है उसमें काम करते थे। घोड़ों को रख रखाव का उनका काम था, घोड़ों की सेवा करना, उनको नहलाना धुलाना, जो भी अस्तबल में काम करते थे वो। तो एक दिन उनको घोड़े से गिरने से उनकी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ के बाद जो इनकी मदर थी उन्होंने दूसरी मैरिज कर ली। और जो उनके स्टेप फादर थे वो अच्छे इंसान नहीं थे, उन्होंने उस स्टेबल को बेच दिया और एक तरह से ये होमलेस हो गए। फिर ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास चले गए। तो इनकी मदर एक तरह से काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि कुछ 10-15 साल तक उन्होंने बच्चों की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। जब वो बीमार हो गई, ट्यूबरकुलोसिस हो गया था उनको, जब वो बिल्कुल बेड पे ही पड़ गई, तब ये अपनी बेटी किड्स के पास आई। और किड्स उस टाइम 14 ईयर के आसपास थे। तो उन्होंने उनकी बहुत सेवा की और बाद में उनकी मदर की डेथ हो गई। अब हम बात करते हैं इनके अर्ली वर्क्स की। किट रोड हिज फर्स्ट पोएम एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर 1814, एज ऑफ 19। आफ्टर फिनिशिंग हिज apprenticeship with Hammond, Keats enrolled as a medical student at Guy's Hospital in October 1815। तो अपेरेंटाइनशिप क्या होता है कि एक ऐसा आदमी या इंसान या कुछ भी जगह है, अकेडमी, जहाँ पे आप कुछ स्किल सीखते हो। मतलब या तो आप कोई नर्स का काम करना सीखते हो, या कुछ पेंटिंग का काम सीखते हो, या कुछ इनग्रेविंग का काम सीखते हो, जैसे विलियम ब्लैक सीखते थे। उसी तरह से ये हॉस्पिटल में पट्टी वट्टी करने का काम सीखते थे, घाव पे पट्टी। वाइल देयर ही स्टार्टेड असिस्टिंग सीनियर सर्जन्स एट द हॉस्पिटल ड्यूरिंग सर्जरीज विच वाज अ जॉब ऑफ सिग्निफिकेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। हिज जॉब वाज टाइम कंज्यूमिंग। तो ये सर्जन को असिस्ट करते थे। तो ये जो सर्जन को असिस्ट करने का उनका जॉब था वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। और उनका एम्बिशन था एक पोइट बनने का। तो फिर उन्होंने ये छोड़ दिया, सर्जन का काम था। उनको लाइसेंस मिल गया था, अपोसिकरी का लाइसेंस मिल गया था उनको 1816 में। उससे क्या होता है कि लाइसेंस मिलने के बाद ये एक तरह से सर्जरी करने के लिए अपोथोकरी, फिजिशियन और सर्जन। बट इंस्टेड ही अनाउंस्ड टू हिज गार्जियन दैट ही वुड परस्यू पोइट्री। हिज फर्स्ट प्रिंटेड पोएम वाज द सोनेट ओ सॉलिट्यूड विच अपीयर्ड इन ले हंट्स मैगजीन द एग्जामिनर। तो इन ले हंट की जो ले हंट का रोल एक तरह से बहुत बड़ा है इनकी लाइफ में। उन्होंने ही इनको पब्लिश किया या एक तरह से फेमस किया। अ ग्रेट ईयर, तो ये 25 ईयर तक ही ये जिंदा रहे थे। तो 1-2 साल ही थे इनकी लाइफ के जब इन्होंने बहुत काम किया था, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो ग्रेट ईयर जो था वो 18 से 1819। दिस इज द पीरियड व्हेन ही रोट हिज मोस्ट फेमस वर्क। इन्होंने 6 ओड्स लिखे हैं, उनमें से जो 5 ओड्स हैं वो इसी टाइम पीरियड के दौरान लिखी गई हैं। तो सबसे पहले स्प्रिंग में ओड टू साइकी, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन एग्रेशियन अर्न, ओड ऑन मेलंकली, ओड ऑन इंडोलेंस, ये जो है वो इसी टाइम पीरियड में आई थी। और इनका एक और वर्क आया था एंडीमियन। तो एंडीमियन था ये एक तरह से, जो एंडीमियन वर्क 1818 में आया था, ये 4 बुक्स में लिखा गया था। ग्रीक लेजेंड और मिथ पे बेस्ड है ये। इनकी जो मेन थीम है वो है बीइंग द सर्च फॉर एन आइडियल लव एंड अ हैप्पीनेस बियॉन्ड अर्थली पॉसिबिलिटी। मतलब जो अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, इस टाइप का लव। और ये हेरोइक कपलेट में है। ये जो वर्क है वो हेरोइक कपलेट में है, जो एंडीमियन वर्क है इनका। और इस वर्क को काफ़ी सारे क्वार्टरली मैगजीन है, या जो दूसरा, और ये जो क्वार्टरली मैगजीन और ब्लैकवुड मैगजीन है, इन दोनों ही मैगजीन ने इस वर्क को क्रिटिसाइज़ किया है। ये लॉन्ग पोएम है जो एंडीमियन है वो। इसमें ग्रीक मिथ को दिखाया गया है, मतलब जो इस तरह का लव जो यहाँ पे अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। तो एक शेफर्ड और मून गोडेस के का लव है जो यहाँ पे। और गोडेस का नाम क्या है? सेलेने, SELENE, सेलेने। हैरी कपलेट में है ये वर्क। और थॉमस चैटरटन को इन्होंने डेडिकेट किया है इस वर्क को। जो क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन है, दोनों ने ही इस वर्क को क्रिटिसाइज किया है।
जो क्वार्टरली रिव्यू के एडिटर हैं जॉन गिब्सन लॉकहार्ट, उन्होंने क्या बोला था कि ये जो इनका अपोथेकेरी का वर्क है वो ही ज़्यादा अच्छा है, ये पोइट्री वोइट्री छोड़ के अपना उसी वही पट्टी पुट्टी का काम करना शुरू कर देता ज़्यादा अच्छा होगा। लॉकहार्ट वाज ऑल्सो द वन हु लम्प टुगेदर हंट हैजलिट एंड कीट्स एज ए मेंबर एज द कोकनी स्कूल। तो इन्होंने हंट को, हैजलिट को और कीट को, दोनों तीनों को ही इसमें क्रिटिसाइज किया है और उनको क्या बोला है, कोकनी स्कूल ऑफ पोइट विच वॉज स्पाइटफुल। कोकनी एक तरह से इंग्लैंड की लोअर क्लास की लैंग्वेज होती है। विच वॉज स्पाइटफुल of both their poetic style and their lack of a traditional elite education that also signified belongings to the aristocracy और upper class। तो जो लोअर क्लास के लोग थे वो कोकनी बोलते थे और अपर क्लास के लोग थे उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी, उनका एक्सेंट अलग था। इस एंडीमियन के रिव्यू का जब इसमें पब्लिश हुआ तो पीबी शैली ने काफ़ी बोला कि इनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई इस रिव्यू की वजह से, क्योंकि इस मैगजीन में उनको बहुत बुरा बोला गया था जॉन कीट्स को। एक तरह से डेथ का जिम्मेदार भी यही है। वैसे तो उनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ था जॉन कीट्स को, पर फिर भी इस रिव्यू के बाद उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, एंड ये जो एंडीमियन पोम है उसमें है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये लाइन है जो एंडीमियन पोम में है, काफ़ी फेमस है ये। और ये चैटरटन को डेडिकेटेड है हेलेनिक स्पिरिट। किड्स है उनको एक चीज़ के लिए जाना जाता है, वो है हेलेनिक स्पिरिट के लिए। At some point in 1819, Keats was so short on money that he considered becoming a journalist or a surgeon on a ship। तो एक तरह से वो सोचते थे कि मैं जर्नलिस्ट बनूं या सर्जन बनूं, पैसे की काफ़ी कमी आ गई थी। इन 1819 ही ऑल्सो रोड द ईव ऑफ सेंट एग्नस, ला बेले डैम सेंस मर्सी, हाइपीरियन, लामिया एंड द प्ले ओथो द ग्रेट। ये इनका एक प्ले है ओथो द ग्रेट, एक ही प्ले लिखा था इन्होंने। ही प्रेजेंटेड दीज पोम्स टू हिज पब्लिशर फॉर कंसिडरेशन फॉर ए न्यू बुक प्रोजेक्ट बट दे वर अनइम्प्रेस्ड बाय दैम। इतने वर्क लिखने के बाद भी जो पब्लिशर थे वो इनसे इम्प्रेस नहीं हुए थे। दे क्रिटिसाइज्ड द ईव ऑफ सेंट एग्नस फॉर इट्स सेंस ऑफ पैटिश डिस्गस्ट। द ईव ऑफ सेंट एग्नस इसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। वाइल दे कंसिडर डॉन जुआन अनफिट फॉर लेडीज। डॉन जुआन तो बायरन ने लिखा था। तो बाद में जब इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी तो इनको रोम के लिए सजेस्ट कर दिया गया था। ट्यूबरकुलोसिस इनका काफ़ी बढ़ गया था तो इनको सजेशन दिया गया कि आप गर्म जगह पे जाइए, उसकी वजह से शायद आप कुछ टाइम के लिए ज़िंदा रह सकें। He arrived in Rome on November 14, even though by the time he could no longer find the warmer climate that was recommended to him for his health. Upon getting to Rome, Keats also started having stomach problem on the top of respiratory problems, and he was denied opium for pain relief, as it was thought he might use it as a quick way to commit suicide। लेकिन उसके बाद भी इनकी डेथ नहीं हुई थी। जब एक तरह से उनको होश आया तो वो क्राई कर रहे थे पेन की वजह से। Keats died in Rome on February 23, 1821. His remains rest in Rome's Protestant cemetery. His tombstone bears the inscription। तो उनके जो जॉन कीट का टॉम्बस्टोन है उस पर क्या लिखा हुआ है, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। तो ये उनके टॉम्बस्टोन पे लिखा हुआ है, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। 7 weeks आफ्टर द फनरल शैली रोड द एलिजी एडोनिस। शैली ने जॉन कीट्स की डेथ को मोर्न करने के लिए एलिजी लिखी थी एडोनिस, विच memorialized Keats। It contains 495 lines and 15 Spenserian stanza। तो इनकी जो काफ़ी फेमस पॉम्स हैं उनके बारे में बात करते हैं जॉन कीट्स की। द ईव ऑफ सेंट एग्नस, इसमें क्या है कि जो ईव होता है वो एक कब फॉल होता है 20 जनवरी को, और फीस्ट डे होता है 21 जनवरी को। ये 42 स्टैंजा में है और स्पेंसरियन स्टैंजा है इसमें। और राइम स्कीम क्या है, ए बी बी सी और सी। तो 9 लाइन स्टैंजा होता है, स्पेंसरियन स्टैंजा होता है वो 9 लाइन होता है। ओ सॉलिट्यूड इफ आई मस्ट विद दी ड्वेल, ब्राइट स्टार वुड आई वर स्टिड फास्ट एज द आर्ट। ये इनकी फेमस पोम्स हैं। इंडिया नाइटेड दिसंबर, और टू साइकी, और टू ऑटम, ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू द चैपमैन्स होमर सोनेट ही रोड 64। इन्होंने टोटल कितनी सोनेट लिखी हैं, 64 सोनेट लिखी हैं। एक है इगोइस्टिकल सब्लाइम, एक है निगेटिव कैपेबिलिटी। ये दो टर्म्स हैं जो इन्होंने दी थी जॉन कीट्स ने। निगेटिव कैपेबिलिटी, इसमें उन्होंने जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनको तो फेल बताया कि उनके वर्क में ये एब्सेंट होती है, निगेटिव कैपेबिलिटी होती है। और जो शेक्सपियर है उनके वर्क में प्रेजेंट होती है। तो शेक्सपियर मतलब इसका मतलब ये होता है कि
जो राइटर है जब वो लिटरेरी वर्क लिख रहा है तो अपने आप को भूल जाता है कि वो कौन है, वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, उसका अपने आप से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। इस तरह से जब कोई लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस करते हैं तो उन्होंने निगेटिव कैपेबिलिटी में वर्ड्सवर्थ को तो एब्सेंट बताया कि उनके वर्क में एब्सेंट होती है और शेक्सपियर के वर्क में प्रेजेंट होती हैं। ला बैलेड डैम सेंस मर्सी, ये एक बैलेड है। ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, इसको हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी ये फेमस लाइन है, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट्स सोल। और एक और दूसरी लाइन है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर, देयर फोर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। और एक है ओल्ड टू नाइटेंगल, इसमें एक नाइटेंगल बर्ड है, उसको काफ़ी प्रेज किया गया है और ये कोलेबोरेशन में लिखी गई है। किसके कोलेबोरेशन में? चार्ल्स ब्राउन के साथ, दोनों ने मिलकर ये वर्क लिखा है, ओड टू अ नाइटेंगल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न इसको डिटेल में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।